दर्शकों, हम आपका स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल पर। जिस तरह से देश भर में अलग अलग घटनाएं हो रही है, उसमें से एक घटना अभी दिखाई पड़ती है कि मणिपुर का जो मामला है वो देश में बड़े तेज़ी से फैल रहा है। तो हमारे साथ में यहाँ प्रभुलाल पर्तिती जी, राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद के महाराष्ट्र के उपाध्यक्ष यहाँ पर हमारे साथ में मौजूद है। तो क्योंकि ये मामला आदिवासियों के साथ में रिलेटेड है, तो हम उन्हीं से जानकारी लेना चाहेंगे कि क्या सब मामला है। सर, सबसे पहले मैं तो आपका यहाँ पर हमारे स्टूडियो में स्वागत करता हूँ और मैं ये आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो मणिपुर का मामला है, ये सारा मामला क्या है? साथियों, वहाँ पर एक मियती नाम की गैर आदिवासी जाति है। वो मियती नाम की जाति कई सालों से आदिवासी की सूची में इंक्लूड होने के लिए जोर लगा रही है, परंतु जैसे जैसे 2024 का इलेक्शन नज़दीक आ रहा है, राजनेता लोग उनको तूल दे रहे हैं और तूल देने का उनका मकसद है वोट बैंक बनाना। इसी मकसद से, इसी कोशिश से जो मियती नाम की जाति है वो इसके पहले भी अनेक गलत तरीके से आदिवासी की सूची में अपना स्थान बनाने की कोशिश की और इसी सिलसिले में अंत में वो मामला मणिपुर के हाई कोर्ट तक पहुंचा। मणिपुर हाई कोर्ट ने अभी इस माह के शुरुआत में अपना निर्णय दिया है और उस निर्णय में कहा है कि मणिपुर सरकार एक कमेटी का गठन करे और उस कमेटी के माध्यम से मियती जाति को आदिवासी का आरक्षण बहाल करे या ना करे, इस संबंध में अपना निर्णय वो जाहिर करे। इसको बहुत सालों से वहाँ के जो रियल ट्राइब है मणिपुर के, एक कुकी जाति को जो रियल ट्राइब है और भी रियल ट्राइब है, वो ट्राइब किसी और जाति को आदिवासी की सूची में आने का या लाने का काफ़ी दिनों से वो विरोध भी कर रहे हैं, परंतु जब हाई कोर्ट ने ये निर्णय दिया कि सरकार उस पर विचार करे, जबकि आदिवासी की सूची में किसी जाति को डालने का या निकालने का हाई कोर्ट को किसी भी प्रकार से कोई 1 रुपये का भी अधिकार नहीं है, फिर भी राजनेताओं के प्रभाव के कारण जिस मामले में हाई कोर्ट ने हाथ नहीं डालना चाहिए वहाँ हाथ डालकर वो एक प्रकार से गैर आदिवासियों को प्रोत्साहित कर रही है। तो जब हाई कोर्ट का निर्णय आया तो जो रियल ट्राइब है उनके हक अधिकारों पर अतिक्रमण नहीं होना चाहिए, इसीलिए उन्होंने हाई कोर्ट का विरोध चालू किया। मणिपुर के जो ट्राइब है वो काफ़ी पहले से उन्नत है, शिक्षित है, हाईली एजुकेटेड है, IAS है, IPS है, काफ़ी जागरूक है वहाँ का समाज, और इसीलिए उन्होंने इस विरोध को रास्ते पर लाया, मोर्चे निकाले और अपने लोगों की ताकत बढ़ाई। ये बात वहाँ के जो गैर आदिवासी है, मेहती समाज के लोग हैं, उनको ये पचा नहीं और इसीलिए उन्होंने इन रियल आदिवासियों के ऊपर हमले करना चालू कर दिए। और
हमले के कारण ये मामला काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। इस हमले को वहाँ के जो रूलिंग पार्टी के लोग हैं अपनी वोट बैंक को पक्का करने के लिए तूल देते रहे, और मणिपुर की सत्ता भी एक विशिष्ट पार्टी के हाथ में है। उस पार्टी ने भी पुलिस प्रोटेक्शन गैर आदिवासी लोगों को देते रहा, और इसीलिए वो गैर आदिवासियों का हौसला भी बढ़ते रहा। और इसके कारण क्या हुआ कि वहाँ आज के तारीख में 100 से ज़्यादा 150 के लगभग रियल आदिवासी लोग मारे गए हैं, अपने घरदार बस्तियाँ छोड़कर भाग गए हैं। कुछ लोग तो मणिपुर की जो राज्य की बाउंड्री है वहाँ तक पहुँच गए हैं और दूसरे राज्यों में आश्रय लेने की नौबत आ गई है। हमारे साथ में हमारे स्टूडियो में माननीय बाबा हस्ते सर, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष नफ के है, नेशनल एट्रोसिटी फोर्स, इस संगठन के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, और वो भी हमारे साथ में यहाँ पर में जुड़े हैं। मैं सभी श्रोताओं की तरफ से उनका हार्दिक यहाँ पर स्वागत करता हूँ। सर, आपके हिसाब से ये मामला किस तरह से? साथियों, सबसे पहले मैं प्रोफेसर BS हस्ते, नेशनल एट्रोसिटी प्रिवेंशन फोर्स, नई दिल्ली, ये जो स्टूडियो है MT मूल निवासी टाइम्स, और वहाँ मेरी अभी एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट जो चल रहा है, मणिपुर का जो हिंसा चल रही है उसके ऊपर में जो चर्चाएं चल रही है उसमें मैं सहभागी होने के लिए यह प्रयास कर रहा हूँ। और जो साथी है आदरणीय गजबे साहब, राकेश गजबे, और सचिन सोयाम सर, इनका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, और स्टूडियो में भी आपका मेरा स्वागत आपने किया, इसके लिए अभिनंदन करता हूँ। साथियों, मणिपुर का जो मामला है वो दिखने में ऐसा दिख रहा है कि एक आदिवासी दूसरे आदिवासी के साथ में झगड़ा का मामला दिखाई देता है, मगर वास्तविक तौर पर अगर हम देखते हैं तो पूरे भारतवर्ष में जो व्यवस्था है, जिसको हम मनुवादी व्यवस्था कहते हैं, RSS प्रणीत व्यवस्था करते हैं, और शासन सत्ता प्रशासन की व्यवस्था कहते हैं, वो सारी व्यवस्थाएं नफरत पर टिकी हुई है, द्वेष भावना पर टिकी है, आपसी मतभेद लगाकर सत्ता हथियाने का एक मामला है। अगर इस आधार पर हम देखते हैं और इसका विश्लेषण करते हैं तो मैतेई नाम की जो जनजाति अपने आप को कहती है वो राजकीय दृष्टिकोण से प्रभावी है। 60% उनकी पॉपुलेशन है। इसका मतलब है कि पूरी व्यवस्था पर शासन सत्ता प्रशासन और जो संवैधानिक संस्था है उस पर उस एरिया में 60-70% उनका कब्जा है। इतना होने के बावजूद भी वो अपने आप को ट्राइब्स में इंक्लूड करना चाहती है, दबाव के तंत्र का इस्तेमाल कर। तो दिखाई ये देता है कि जो हमारे पहाड़ी क्षेत्रों में जो आदिवासी बसे हुए हैं उनके नियंत्रण में अगर जाना है तो भारत सरकार ने किसी आदमी को जब तक के वो रिजोल्यूशन पास नहीं करते हैं कि आने के लिए इजाज़त नहीं देते हैं तब तक के कोई दूसरा आदमी वहाँ जा नहीं सकता है। ये बाबा साहब ने उनके लिए जो सुरक्षा कवच दिया है, संवैधानिक सुरक्षा कवच दिया है, अनुसूची 5 और अनुसूची 6 का उनको प्रावधान दिया है, वो अपना विकास करने के लिए सलाहकार समिति बनाती है और वो सलाहकार समिति के माध्यम से अपना विकास हो, इसके लिए वहाँ का जो गवर्नर होता है, गवर्नर के माध्यम से वो अपनी व्यवस्था कैसी बने, यानी हमारी कल्याणकारी व्यवस्था कैसी बने, कल्याण कैसा हो, उसका लिखित में ड्राफ्ट बनाकर राज्य सरकार के माध्यम से राष्ट्रपति को भेजती है और राष्ट्रपति देखरेख करता है कि इनका विकास हुआ या नहीं हुआ। उसका वो प्रपोजल विधानमंडल में रखा जाता है। मगर वो विकास का तो मामला दूर रहा, वो ये चाहती है कि हम भी जनजाति है उसके ऊपर में अपना नियंत्रण प्रस्थापित करना चाहती है। इसका मतलब है उनके नियंत्रण में जो जल जंगल ज़मीन है, खनिज साधन संपत्ति है, मिनरल्स है और पूरी व्यवस्था उनके भाई वन संपदा उनके नियंत्रण में, उसको हथियाने का काम करना चाहती है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है कि अगर इनमें झगड़ा लगा दिया जाए
तो झगड़ा लगाने से एक आदिवासी दूसरे आदिवासी के साथ में भिड़ जाए, या जो गैर आदिवासी है, गैर आदिवासी आदमी आदिवासी के साथ में भिड़ जाए, तो भिड़ने से क्या होगा, लड़ने वाले का कोई फायदा होता नहीं है, लड़ाने वाले का फायदा होता है। तो लड़ाने वाला कौन है? तो लड़ाने वाली जो व्यवस्था है, मनोवादी व्यवस्था है, उनका फायदा करने के लिए और पूरे भारत में जो व्यवस्था चल रही है नफरत के आधार पर, वो शासन सत्ता प्रशासन में अपना कब्जा वजूद जमाने के लिए चल रहा है। इसलिए जो लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं, उन्होंने आपसी तालमेल बनाकर, जैसा तथागत बुद्ध हमारे ज़माने में कहते थे, उस ज़माने में कहते थे कि अगर आपसी झगड़ा होता है तो पंच होना चाहिए, दो उधर के होना चाहिए, दो इधर के होना चाहिए, और पांचवा नियंत्रण करना चाहिए, और उनके माध्यम से अपना मसला जो है वो अपना मसला हल करना चाहिए। इससे क्या होगा? इससे भातृभाव पैदा होगा, इससे बंधुभाव का वातावरण पैदा होगा, भावनिक ऐक्य निर्माण होगा, इनकी ताकत बढ़ेगी, तो वो आपसी तालमेल कर कर अपना विकास कर सकते हैं। ये विकास ना हो, ये भी जो मनुवादी है, आरएसएस वाली सरकार है, वो ख्याल दे रही है। इसका मतलब है हमें उद्ध्वस्त करने का कार्यक्रम चल रहा है। हमें जो जागृति हमारी बढ़ रही है, वो जागृति को ख़त्म कर कर प्रति जागृति के माध्यम से हमारे लोगों को उद्ध्वस्त करने का कार्यक्रम, चाहे वो गैर आदिवासी हो या आदिवासी हो, उसके माध्यम से चल रहा है, ऐसा मुझे यहाँ दिखाई देता है। यही मैं यहाँ कहना चाहता था। आपने मुझे बुलाया, इसलिए धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों महानुभावों का। आपने यहाँ आकर जो मणिपुर का जो मामला है वो किस तरह से अपना रूप ले रहा है और क्या उस पर निष्कर्ष निकल सकता है, तो आपने बहुत अच्छी जानकारी यहाँ पर मैं हमारे दर्शकों को दी है। तो इसलिए मैं आप दोनों का यहाँ पर मैं पुनः आपका धन्यवाद करता हूँ। और यह कार्यक्रम आप सबको अगर कैसा लगता है, इसकी प्रतिक्रिया आप दीजिए। और इस कार्यक्रम अगर आपको अच्छा लगता है तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलिए। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान, जय शिवराय।